ओके, देखिए हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, करेक्ट। ओम्स लॉ में क्या सीखा था हमने? तो हमने सीखा था कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं तब ओम्स लॉ फेल हो जाता है। सही कहा मैंने? चलो ठीक। अब ओम्स लॉ जिस कंडीशन से, जिस वजह से फेल होता है, उस बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ हमने लास्ट टाइम पर ये लिखा था कि जो करंट एक वायर से फ्लो हो रहा है वो कितना होता है, कुछ इस अमाउंट में होता है। जो VD है वो क्या है? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, और E इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और A वो एरिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अच्छा, ये और ये क्या बन जाएगा? देखो, लास्ट टाइम देखा था हमने कि ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर पर सेकंड है, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड बन जाएगा। मतलब कि एक सेकंड में जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक वायर के क्रॉस सेक्शन को पार करेंगे, उसी से हम कहेंगे कि कितनी करंट बनाएगा। अच्छा, लेकिन ये जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको भी हमने कुछ जाना था। ये स्पीड कितनी होती है? अराउंड 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ये इतनी स्पीड है, बहुत धीरे स्पीड है। बट हमने देखा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इसी स्पीड की वजह से एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमने एक वायर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था। क्रॉस हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, फिर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी सब डायरेक्शन एक हो गई थी, और उसी डायरेक्शन की वजह से इनके पास करंट बनी थी। वरना करंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, क्योंकि एक बात पक्की है, अगर हम आयरन पीस लेंगे, इतना बड़ा अगर लोहे का पीस हमने लिया, उसको ऐसे टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा। क्या इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे? चलते तो हैं, लेकिन एक सेकेंड में वो जिस गेट को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पार करता है तो वही इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पार करता है, और इस वजह से गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसी वजह से कोई करंट नहीं बनती है। जो करंट बनती है जब हम बैटरी लगाते हैं उसके अक्रॉस, तभी करंट बनती है। और बैटरी लगाने का मतलब क्या है कि हमने उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अच्छा, ये वेलोसिटी कितनी होती है? सो वी हैव सीन कि वेलोसिटी u + at, बट इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी, खत्म थी। वो पहले थर्मल वेलोसिटी की वजह से रैंडम मोशन कर रहा था, इधर से उधर भाग रहा था। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। तो ये वेलोसिटी कितनी बनती है? a t। ये हमने 11वीं क्लास में देखा था, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। a क्या है? वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से एक ही डायरेक्शन में भागता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स मिलती है जिसकी वजह से वो चलना शुरू करते हैं। ये सारी बातें हमारी पुरानी है, ठीक है। तो वो एक्सेलरेट करेगा। कितना होगा एक्सेलरेशन? सो वी नो फोर्स अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट कर रहा है, और ये टाउ। फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिकल? सो ये भी हमने देखा था, Q × E। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q क्या है? चार्ज। और कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और E इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिलैक्सेशन पीरियड। इसको जब हमने यहाँ पर रिप्लेस किया था तो हमें एक फॉर्मूला मिला था। क्या मिला था एक बार देख लेते हैं। रिप्लेस करेंगे तो ये और ये ई स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर E × E
and this E divided by mass of electron, relaxation period times number of electron and area. ये सारी पुरानी बातें कुछ इस तरह से बना था। और फिर एक मिनट, पंखा तो बंद हो गया। हाँ इसको यस, सो हम इसको देख लेते ना। देखिए एक बात हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ओपन किया था बिकॉज वी वांट ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो यहाँ पर तो E है, इसको जब हमने ओपन किया था तो ये इस फॉर्म में आया था, तो यहाँ से इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं E स्क्वायर N A V, E की जगह पे ये V डिवाइडेड बाय M E L और ये टॉ। फिर जितने भी ये क्वांटिटीज हैं उसको हमने ट्रांसफर किया था ताकि हमारे पास V इक्वल्स आई आर मिल जाए। सो V यहीं पर और ये वाली क्वांटिटी यहाँ पर आ गई थी शिफ्ट होने के बाद। सो V इक्वल्स टू I टाइम्स M E L एंड डिवाइडेड बाय N E स्क्वायर A टाइम्स टॉ। इसमें ठीक है, इतना ठीक है, चलो ठीक है। सबको दिख रहा है? ये दिख रहा है, मुंडी लगा नहीं। ओके सो V इक्वल्स I और ये क्वांटिटी जो थी वो था रेजिस्टेंस R, है ना। कभी भी डेरिवेशन आनी है तो इसको हमें तुरंत लिख देना है क्योंकि डेरिवेशन आएगी। ओम्स लॉ को हमें डिराइव करके बताना पड़ेगा, और ये वाली क्वांटिटी आप बना सकते हैं Q/T से, हमने लास्ट टाइम बनाई थी। और ये चीज़ क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस, और इसकी हमने प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें रेजिस्टिविटी निकल के आया था। सो रेजिस्टेंस इज M E L डिवाइडेड बाय N E स्क्वायर A एंड टॉ। और ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी 1 2 3 4, ये 4 क्वांटिटी मिलकर क्या बनाती है, रेजिस्टिविटी। ये भी देख चुके थे। सो M E N E स्क्वायर टॉ। और फिर हमने लास्ट टाइम इसको रिप्लेस भी किया था और वो बन गया था कि R इक्वल्स टू इस पूरे की जगह पे ये वाली क्वांटिटी आ गई थी, रेजिस्टिविटी टाइम्स L और E, जो हमने 10th क्लास में स्टडी किया है। ये सारी क्वांटिटी आने के बाद ना अब हम इसके बेसिस पर एक दो बातें कर लेते हैं। मैं सारा डाटा मिटाता हूँ, अब स्टार्ट करते हैं सब कुछ नया। चलो देखिए, हमारे पास रेजिस्टेंस का मेन फॉर्मूला ये है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। लंबाई, लेंथ और ये एरिया। अब पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्या होगा जब हम लेंथ को इंक्रीज कर देंगे। तो सिंपल, लेंथ और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, 10th क्लास का कंसेप्ट। अच्छा, और एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, एक छोटी सी बात करते हैं। मैंने ना लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो भी 2 टाइम बढ़ेगा कि नहीं। सो लेट्स वी चेक। इस लेंथ को मैंने 2 टाइम्स कर दिया 2L, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा ये बात कैसे पता करते हैं हम। इस बात का पता करने के लिए जो रेजिस्टेंस हमारे पास है, पहले क्या करना है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसके बेसिस पे लिखो। लेंथ इंक्रीज करने से पहले लेंथ क्या थी, लेंथ इंक्रीज करने से पहले लेंथ L थी। तो इस L के बेसिस पर लिखो कि आप क्या फॉर्मूले में शो करना चाहते हो। ठीक, अच्छा तो इसको लिखते हैं। सो इंक्रीज करने से पहले वो थी लेंथ, और एरिया हमने कोई चेंज नहीं किया, एरिया सेम है, और मटेरियल को हमने नहीं बदला है। जो तार है उसी तार को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये सेम रहेगा। सो रेजिस्टिविटी विल बी सेम।
इसके बेसिस पर नया फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ ओके, सो देखिए हम बात कर रहे थे ना कि अगर हम एक कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस में किस तरह से फर्क आएगा। तो इसके बेसिस पर हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में 4 क्वांटिटी हैं, 1 2 3 4, तो इसमें 4 क्वांटिटीज़ हैं और हमारे पास भी यहाँ पर 4 क्वांटिटीज़ हैं। 4 तो नहीं, यहाँ पर 3 है, हम 4 इसको निकाल लेंगे। चलो तो फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ से, आर न्यू जो नया रेजिस्टेंस बनेगा लेंथ को इंक्रीज करने से वो कितना होगा। तो फॉर्मूले में लेंथ जहाँ पर है उसकी जगह पे 2L रख देंगे और एरिया यहाँ, एरिया A और इस रजिस्टिविटी भी सेम। अच्छा, इस 2 को मैं यहाँ पर अगर लिख लेता हूँ तो मैं इस वाली क्वांटिटी को मैं इस रेजिस्टेंस से जो ओरिजिनल था उससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स R। तो जो रेजिस्टेंस पहले था लेंथ को डबल करने से नया वाला रेजिस्टेंस उसका 2 गुना हो गया। और ऐसे ही कंपैरिजन करना है हमें। जब भी कभी आपके पास ये पूछा जाए कि जब हम इसमें ऐसा चेंज कर देंगे तो उस क्वांटिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपको पहले चेंज करने से पहले जो क्वांटिटी थी उसके बारे में लिखो, फिर उसके बाद चेंज करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा उसी फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो। यहाँ पर हम यहाँ पर लेकर आए थे और जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसको वापस से लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ क्या है, रो L अपॉन में A, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अब कंपैरिजन हो जाएगा कि नया वाला रेजिस्टेंस जो है वो पुराने वाले से 2 गुना, 2 टाइम्स है। ये हमें समझना था। अच्छा, एक चीज़ और, हम डिस्कस कर रहे थे ना कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस पर क्या पड़ता है। आज उस टॉपिक को और देखते हैं। ओके, व्हाट अबाउट मेटल्स। सो एक टॉपिक डालते हैं हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑन रेजिस्टेंस। देखिए अक्सर जब हम कोई भी इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस मत बदले, क्योंकि रेजिस्टेंस बदल गया तो जो बेसिक लॉ है, जो फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से काम करते हैं वो काम नहीं आएगा। हमारा बेसिक रूल क्या है कि वोल्टेज जितना बढ़ाओ करंट भी उतनी बढ़े। ये हमारा बेसिक रूल है कि जितना हम बैटरी ताकतवर लेकर आएंगे उतना ही ताकतवर करंट भी बने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अगर हम करंट को बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पर टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है रेजिस्टेंस? लेट्स वी सी। मेटल्स, ओके, क्या होता है मेटल्स में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करके करंट बनाते हैं, क्योंकि रुका हुआ जो चार्ज पार्टिकल है वो कभी भी करंट नहीं बनाएगा। तो हम चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है कैसा चलना, तो आंसर है कि हम जब उसमें बैटरी लगाएं, बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन सब के सब एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर दें और उस ड्रिफ्टिंग से जो करंट बनेगी वही करंट हमें पढ़नी है, ड्रिफ्ट करंट या इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जब नॉर्मल मेटल इस तरह से है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो किस वजह से? रूम टेम्परेचर की वजह से। वो रैंडम मोशन करते हैं तो एक एरिया को पार करने में जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस एरिया को यहाँ पार करता है तो उसी टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर बढ़ाने से हीट एनर्जी मिलेगी। जैसे हम अपने घर में खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा जब पानी को हम उबालते हैं और जब हीट ज़्यादा कर दो तो पानी में वो उबाल बहुत तेज़ आने लगता है, वो बॉइलिंग बहुत तेज़ आती है। इसी तरह से ये इफ़ेक्ट हम क्या पढ़ रहे हैं
कि हमने अगर एक कंडक्टर को या मेटल को, लोहे को हमने हीट किया, गर्म किया, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तेज भागना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हीट एक एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है। हम किसी को एनर्जी देते हैं तो उसके चलने वाली जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मतलब स्पीड का बढ़ना। ठीक है? क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम जानते हैं, 9th से पढ़ते आते हैं, 9th क्लास में से। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके बढ़ने का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मास तो नहीं बदलेगा और ये नंबर है, ये भी नहीं बदलेगा, तो बढ़ेगी क्या? केवल वेलोसिटी। इसीलिए वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी या काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एक फ्री होके आराम से धीरे धीरे करके मूव कर रहा था, उसकी रफ्तार बढ़ने से वो तेज मूव करेगा और ऐसे में दूसरे एटम से वो जल्दी टकरा जाएगा। रिलैक्सेशन पीरियड हमें याद है कि जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है आराम से तो वो क्या कर रहा है? वो रिलैक्सेशन पीरियड को दिखाता है कि वो आराम से चल रहा है बिना कोलिजन के, और जब तक वो चल रहा है तब तक करंट बन रही है, तब तक करंट बन रही है। अगर वो तेज चलेगा तो करंट 2 मिनट में बनी और 2 मिनट में खत्म। और करंट कम हो गई तो हम क्या कहते हैं इस चीज़ को? कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। ओके, सो लेट्स बी राइट कि मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें आयंस मूव नहीं करते, वो सॉलिड फॉर्म में एक जगह पर बसे रहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब इसकी इफेक्ट जानते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज। ओके, अगर थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज, और थर्मल वेलोसिटी कौन सी? जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास हीट की वजह से होती है, जिससे वो अजीबोगरीब तरीके से भागता है। अच्छा, अगर थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज, इसीलिए कोलिजन इंक्रीज, वो टकराएगा कंटिन्यू, बार बार वो एटम से बार बार टकराता रहेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ने से वो कंटिन्यू टकराता रहेगा। और अगर कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा? रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज। अब वो रिलैक्स होके आराम से नहीं जा रहा है, तो फटाफट टकराता है, इसलिए डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीज हो गया तो हमारा क्या इंपैक्ट मिलता है? कि इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज। और अगर इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज। फिर से, अगर हम एक कंडक्टर के अक्रॉस उसको हीट करते हैं या वो करंट की वजह से हीट हो जाता है, तो हीट होने से क्या इंपैक्ट मिलता है? टेम्परेचर इंक्रीज, ये रेजिस्टेंस इंक्रीज। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो हमारा काम खराब। अब हम वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे जो पहले कर रहे थे। हम पहले वोल्टेज बढ़ाते थे, करंट बढ़ती थी, और अब वोल्टेज बढ़ाया, करंट तो बढ़ी, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, इसके अंदर गर्म हो गया। जैसे हमारे मोबाइल फोन गर्म हो जाता है, फैन चलता है, कुछ देर में गर्म हो जाता है, और वो गर्म हो गए तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ गया। जो करंट पहले मिल रही थी अब वो करंट कम हो गई, करंट डिक्रीजेस।
अब यहां पर ओम्स लॉ फेल हो गया। V अपॉन I डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी किस पे डिपेंड कर रहा है? अब करंट पर। जैसे जैसे करंट बन रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे हीट बढ़ रही है, और फिर रेजिस्टेंस भी बदलता जा रहा है। अगर ये बदल रहा है तो ये कांस्टेंट कैसे? कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? अगर हमें मशीनें यूज करनी है, हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस मत बढ़े, रेजिस्टेंस चेंज मत हो, इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हमने एक तरीका बनाया। हमने क्या किया कि दो अलग अलग मेटल को लिया, एक तरफ यहाँ एक तरफ यहाँ, और दोनों को हमने मेटलर्जी की प्रोसेस से मिक्स कर दिया। जानते हैं प्रोसेस 11th में? चलो कोई बात नहीं। अगर हम दो मेटल को मेल्ट करके, या फिर कोई भी जो हमारे पास टेक्निक होती है आजकल, उससे अगर दो मेटल को हम मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एलॉय बन जाता है, एलॉय। और यही फायदा है एलॉय में। क्या है खास? हमने चाहा कि रेजिस्टेंस मत बढ़े, और नहीं बढ़ता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है। लेकिन एक बात, अब इसको नोट करते हैं थोड़ा सा। एलॉयज क्या होता है? एलॉयज मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर है ये एलॉय, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा मेटल को मिला देते हैं, एलॉय बन गया। एक चीज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो भी रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज। रेजिस्टेंस डू नॉट चेंज, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। थोड़ा बहुत होगा, वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ये काम आ जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द जगह पर हम एलॉय यूज करते हैं। लेकिन एलॉय की कुछ प्रॉपर्टी, उसको देखो। एलॉयज ज्यादातर एलॉयज में, और मोस्टली सभी में, एलॉयज जनरली है हायर रेजिस्टेंस देन इट्स constituents। अब ये क्या बात हुई? हम तो चाहते हैं कि रेजिस्टेंस मत बदले, तो रेजिस्टेंस हाई कैसे हो गया? रेजिस्टेंस हाई हुआ नहीं, ये पहले से होता है। ये रेजिस्टेंस हाई पहले से होता है, और हमारा मकसद क्या है कि रेजिस्टेंस अगर पहले से है हाई तो कम या ज़्यादा मत हो जाए, वो सेम रहता है। हाई तो क्या हो गया, लेकिन बदलना नहीं चाहिए। ये हमारा टास्क है। रेजिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए। लेकिन हायर किससे है? अपने उन मेटल से जिनसे ये मिलके बना है। जो हमने कंडक्टर लिया उसका रेजिस्टेंस R1, एक उसका रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2। जब दोनों मिक्स कर देंगे तो जो एलॉय बनेगा उसका रेजिस्टेंस इन दोनों से ज़्यादा होगा, लेकिन बदलेगा नहीं। ये पक्का पक्का हो गया। अब ये हमारा फ़ायदा हो गया। अगर रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं तो हमने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस एलॉयज का थोड़ा सा हाई होता है, इसीलिए हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं? हीटर में, बल्ब में, और जो हम कुकिंग पैन होता है उसमें करते हैं, जिसकी स्टिक होती है। खैर एक बात, हीटर में कौन सी एलॉय यूज होती है? नाइक्रोम वायर। हीटर में जो एलॉय है वो कौन सी है? नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर।
इसका रेजिस्टेंस हाई है। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो बताओ क्या होगा? तो आंसर है कि वो करंट को अपने पास से जाने देगा ही नहीं। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। जैसे करंट चल के आता है, अगर ये पंखा यहाँ पर लगा है फैन, तो ये फैन उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और कहेगा कि जो करंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये यूज़ करेगा। और इसका यूज़ किस में हो रहा है? रोटेशन में। अब बात करते हैं एलॉयज़ की। जब एलॉयज़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या हीटर में वायर चलती है या घूमती है? नहीं करती, कुछ भी डांस भी नहीं करती है ना, ये सब नहीं होता है। तो क्या होता है? अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है तो सारी की सारी एनर्जी किस में बदल जाएगी? हीट में। और वो होता है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो सारी एनर्जी किस में चली गई? फिर हीट में। इसीलिए नाइक्रोम वायर क्या देती है? ये एलॉय हाई रेजिस्टेंस, कोई काम और नहीं करना, एक्स्ट्रा चल के जाना नहीं है, डांस नहीं करना, तो वो क्या कर देगी? टेम्परेचर बढ़ा देती है। वहाँ से जितनी एनर्जी हो सारी की सारी हीट में बाहर निकलती है और उसी हीट को हम आराम से एंजॉय करते हैं सर्दियों के टाइम पे। और वायर कैसे चमक के लाल हो जाती है। और कुछ एलॉयज़ में उनका मेल्टिंग पॉइंट वीक होता है, वो बात अलग है। हमारे पास जो हीटर में वायर होती है नाइक्रोम वायर, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जो बल्ब में होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बल्ब में कौन सी? वो जो पहले येलो कलर के बल्ब आते थे, टंगस्टन फिलामेंट। क्या जब बल्ब में जो वायर है क्या आपको डांस तो दिखाती है? नहीं दिखाती। क्या करती है? कुछ नहीं करती। अगर कुछ नहीं करती है और एलॉय है, हाई रेजिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करेगी? हीट में वेस्ट। और उसी हीट से बल्ब ग्लो करता है। और देखा हाथ लगा के कितना गर्म होता है, वही हीट ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसके बाद जो आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत ही कमाल का चीज़ है, वो हर जगह पर है, उसके बिना कोई दुनिया पूरी नहीं है। वो क्या है? सेमीकंडक्टर। उसके बिना कोई दुनिया पूरी नहीं है। सेमीकंडक्टर। हाँ, कहाँ पर देखा सबसे पहले हमने? वो धूप में चार्ज होता है, एक ब्लू कलर का, एक बड़ी सी छतरी टाइप होती है, सोलर पैनल, है ना। आजकल तो हर जगह पे यूज होता है। गांव में लाइटें होती है, इसको हम सन की रोशनी में चार्ज करते हैं, वो काम करता है। सन की रोशनी में चार्ज करते हैं हम, ये ज़रूरी है। क्यों? तो सुनो, जब उसको सेमीकंडक्टर एक छोटा सा डिवाइस होता है, ये कैसे बनता है हम इसका चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। इसको जब हीट एनर्जी मिलती है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन हीट की फॉर्म में टकराते हैं, हीट एनर्जी से आकर, हीट एनर्जी में नो इलेक्ट्रॉन नहीं, जब सन की रोशनी चल के आती है, वो रोशनी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट। वो जो चल के आएगी इस सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को टकराएगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एक नहीं, दो नहीं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। सेमीकंडक्टर का ये फायदा है कि थोड़ी सी हीट मिलेगी और करोड़ों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और उनके फ्री होने से हम जब चाहें बैटरी लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देंगे और हम करंट बना लेंगे। अच्छा, अगर हमने उसका टेम्परेचर गायब कर दिया, ठंडा कर दिया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे वहीं पर चले के वापस चले जाएंगे, वहाँ पर वापस। कैसे होता है ये काम, देखना पड़ेगा हमें। लेकिन क्या बोला मैंने कि जब हीट पड़ेगी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, हीट निकल गई, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर। और इसी का ये बहुत अच्छा यूज़ है। तो हीट मिलने से बन गया कंडक्टर, हीट नहीं दी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब बन गया इंसुलेटर। बस कंडक्टर इंसुलेटर दोनों को बिहेव करता है ये। हीट मिलेगी तो कंडक्टर, नहीं तो इंसुलेटर। इसकी पूरी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक फॉर्मुलेशन पर चलते हैं, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन पर, क्योंकि एक फिजिक्स स्टूडेंट होने के नाते हमें चीज़ों को जानना तो है, उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी करनी है। कैलकुलेशन कि क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, हमारे पास एक रेजिस्टेंस R ओरिजिनल है, पहले एक बल्ब है
जिसका रेजिस्टेंस पहले से कुछ है, हमने इसको यूज़ किया, करंट देते गए, उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज होके बन गया न्यू, आर न्यू, नया रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। तो कितना बड़ा रेजिस्टेंस, जैसे मेरे पास एक नंबर है, पहले 5 ओम का रेजिस्टेंस है और अब उसका रेजिस्टेंस हीट की वजह से 10 ओम हो गया। कितना चेंज आया, तो आंसर है 10 - 5, यही चेंज आएगा। अच्छा, अब इसको हम यहां लिखते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस। कितना चेंज आया, तो जो न्यू चेंज है माइनस में आर ओरिजिनल, इतना चेंज आया, ये पक्का है। लेकिन कितने परसेंट चेंज आया ये हम पता लगा लेंगे। जैसे आपके स्कूल में मार्क्स, आपके मार्क्स आए 70, 80, 90, कितने में से, 100 में से। मार्क्स आए 15, कितने में से, 20 में से। ये हम पढ़ते हैं 15 आउट ऑफ 20। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस में चेंज आया, हमने पता लगा लिया कितना चेंज आया, इतना चेंज, फॉर्मूला बना रहे हैं हम, इतना चेंज आया, ठीक है। कितने में से, जो पहले था, इतना चेंज आया। अब रेजिस्टेंस क्या हमेशा 10 होता है या 15 होता है? रेजिस्टेंस क्या हमेशा 1 होता है? नहीं, रेजिस्टेंस तो कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, क्या लिखें? अगर हम 1 लिखते हैं तो लड़ाई हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो और, क्योंकि बोलेगा कि मेरी बात नहीं माना। तो इसलिए हम फॉर्मूला बनाने के लिए इन वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं। और जिसका मन करता है 5, 8, 9 बदल के कुछ भी लिख लो। और ये चीज़ क्या है, चेंज। ये चेंज कब आया, तो हमने कहा ये चेंज तब आया जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, इतना टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर का मतलब क्या है, डेल्टा टी, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया, या बहुत ज़्यादा कर लो। टी का तो मतलब ही यही है, जितना चाहते हो उतना इंक्रीज कर लो। 5 लिखना है लिख लो 5, 3 लिखना है तो 3 लिखो। हाँ, एक बात पक्की है कि टेम्परेचर में चेंज आया है, और जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ध्यान सुनिए। एक कंडक्टर मेरे पास, उसका रेजिस्टेंस पहले ओरिजिनल R0, ठीक। इसको हमने देखा कि भैया रूम पर 27 डिग्री सेल्सियस पर इतना रेजिस्टेंस है, इतने डिग्री सेल्सियस पर इतना रेजिस्टेंस। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इतना हो गया टेम्परेचर, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, R न्यू। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो टेम्परेचर में कितना चेंज है, इतना। कहने का मतलब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है यही चेंज, जिसको हम क्या लिखते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, टेम्परेचर बिफोर, और जो टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया फाइनल, या न्यू टेम्परेचर, कुछ भी लिख लो, ये आपकी इच्छा है। ये टेम्परेचर कौन सा है, ये वाला। ये कौन सा है, ये वाला। कितना चेंज है टेम्परेचर में, कितना इंक्रीज किया, क्योंकि ना पता है, दिखता है यहाँ पर कि पहले कम था अब ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमने इंक्रीज किया है। तो टेम्परेचर को कितना बढ़ाया, 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री कैसे पता लगा, 30 - 27। इसी तरह से पहले टेम्परेचर Tn था, और पहले TO था, अब Tn है। तो कितना इंक्रीज या कितना चेंज आया, इतना चेंज आया। ये कम हो या बढ़ जाए, कुछ भी हो। जैसे टेम्परेचर पहले 50 डिग्री था तो रेजिस्टेंस इतना, मैं इसको फ्रिज में लेकर आ गया, टेम्परेचर कम हो गया और रेजिस्टेंस बदल गया। अब रेजिस्टेंस कैसा हो गया, कम हो गया। चाहे कम हो या ज़्यादा हो, चाहे वो कम होगा या ज़्यादा होगा, हम इसको क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस में या टेम्परेचर में चेंज है। जब क्वांटिटी या तो कम होती है या ज़्यादा होती है।
दोनों ही सूरत में वो चीज़ें बदल रही है, वो चीज़ बदल रही है। जैसे हमारे आने का रास्ता पहले पास था, अब दूर है, रास्ता बदल गया। अगर मैं उससे और पास कर लूँगा, वो पास हो गया, वो तो भी बदल गया रास्ता। तो चेंज का मतलब क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज। अब इसमें आप इंक्रीज समझो या डिक्रीज समझो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये है क्या, चेंज। अच्छा, अगर हम इस बात को समझें कि जो चेंज आएगा, क्या चेंज हमेशा 1 होगा, 2 होगा? नहीं, चेंज तो हमारे हाथ में है। हमने 40 से 50 कर दो, या 40 से 60 कर दो, या तो 40 से 80 कर दो, वो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। लेकिन एक ऐसा नंबर बनाओ जो सबसे आसान हो। वो कौन सा नंबर है, 1। अगर हमने बोला कि देखिए 1 डिग्री चेंज करने पे 2 ओम का रेजिस्टेंस चेंज होता है। 1 डिग्री बढ़ाने पर 2 ओम रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो 5 डिग्री बनाने पर कितना बढ़ जाएगा, वीनो? और अगर टेम्परेचर मैंने 2.8 डिग्री बढ़ा दिया तो कितना बढ़ जाएगा, इतना। पहले 1 डिग्री पे इतना था, हमने 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2.8 से। ये देखो 1 को 2.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 से 2.8 मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, अगर मैं 1 की जगह पे 5 लिखता, और 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6.9 आ जाए, बड़ा अजीब है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा किसी भी क्वांटिटी को 1 से कंपेयर करना। और जब 1 से कंपेयर करते हैं तो उसी को क्या पढ़ते हैं, रेट, है ना। जब हम दुकान पे सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया वो पोटैटो का रेट कितना है, तो बताता है वो कि 40 रुपीज़ पर केजी। पर केजी का मतलब क्या है कि 1 केजी पोटैटो 40 रुपीज़ में। अब हमें पता लग जाता है कि अगर हम पोटैटो 1.5 केजी खरीदे तो कितना मिलेगा, या हाफ केजी खरीदे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर 1 किलो पोटैटो 40 रुपीज़ में, तो हम अगर हाफ खरीदेंगे केजी तो 20 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो 1 ऐसा नंबर है जिसमें जो मल्टीप्लाई करो वो आपकी मर्जी का नंबर आ जाता है। इसीलिए जो चेंज मैंने टेम्परेचर में किया, मैं पूछता हूँ कि 1 डिग्री का चेंज होता तो रेजिस्टेंस में कितना फ़र्क आता, निकाल सकते हैं। इसको 1 बनाने का तरीका क्या, इसको इसी से डिवाइड कर दो, तो इसको भी वहाँ पर डिवाइड करना होगा। कर दिया। ये क्या आ गया, ये आ गया कि 1 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस इतना चेंज हुआ है। और इसी चीज़ को हम कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, इसी चीज़ को। और ये बन गया एक फॉर्मूला। ये किस बारे में दिखाता है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस, है ना। रेजिस्टेंस में चेंज है कितना डिग्री पे, 1 डिग्री पे, क्योंकि ये यहाँ पर आया। चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस या केल्विन कुछ भी लिख लो, पर डिग्री केल्विन। केल्विन क्या है, टेम्परेचर को नापने का यूनिट, है ना। हो गया। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और हम बात कर सकते हैं, अभी करते हैं। इसका एक बार मैं भी नाम देख लूँ। नाम है टॉपिक का, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी बनाना हो तो बना सकते हैं रेजिस्टिविटी। हाँ, बस एक बात जो बेसिक रूल बताया है वो याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी बना सकते हो। रेजिस्टेंस की जगह पर रेजिस्टिविटी को लेकर आ जाओ। क्या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ती है, बढ़ती, फॉर्मूले में देखा था हमने, वहाँ पर टाउ आता है, ये आता है वहाँ पर। और ये चीज़ क्या है, रिलैक्सेशन पीरियड, टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो जाता है, तो रेजिस्टिविटी में भी फ़र्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी में भी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसी फॉर्मूले को अगर हम आगे ले जाएं तो ये भी लिख सकते हैं
कि जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है वो कितना है। हम इसको निकाल लेते हैं कि न्यू वाला रेजिस्टेंस कितना है, न्यू वाला रेजिस्टेंस कितना। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आर नॉट डेल्टा टी इक्वल्स आर एन माइनस आर नॉट, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, तो ये वहाँ पर आके मल्टीप्लाई। अब ये कितना है, इसको निकालने के लिए इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर ले आओ, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी माइनस से प्लस और आर न्यू। अब ये दोनों में देखो कितनी टर्म है, प्लस के यहाँ पर एक टर्म, प्लस के यहाँ पर दो टर्म। क्या दोनों टर्म में आर नोट आता है ना? अगर आता है तो कॉमन ले लो, कि दोनों में कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 इक्वल्स टू आर न्यू। ये भी कभी कभी बन जाता है और इसी फॉर्मूले का रूप है ये। अच्छा, अब अगर ये टॉपिक हो गए तो लेट्स वी मूव ऑन मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। इसके न्यूमेरिकल हम सैटरडे को बनाएंगे। देखिए, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है। मोबिलिटी मतलब मोबाइल, मूव करना। किसका मूव करना? चार्ज कैरियर। अच्छा, चार्ज कैरियर कौन? जो एक कंडक्टर के अंदर चार्ज हम देखते हैं फ्री, जो करंट बनाते हैं वही कौन होते हैं? चार्ज कैरियर। अब सुनिए, चार्ज कैरियर मतलब हमने बात किया जो करंट बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, उनको मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि वो करंट बनाए और मूव करें तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देंगे तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, वो रैंडम मूव करके करंट हम नहीं बनाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? उसके जो हमने कंडक्टर लिया है उसके अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, बैटरी लगानी पड़ेगी, और इससे वो दौड़ना शुरू कर देंगे, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए हमने बोला कि जब हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, कुछ का मतलब कितना, 1 या 2 या 3, नहीं, कुछ का मतलब कुछ ना, मतलब 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी। इसलिए हमने क्या लिखा, वेरिएबल ई। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर 1 है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है। फॉर्मूला मेकिंग के लिए हम उसको ई लिखे हमने। कितना हो जाएगा उसके पास वेलोसिटी, वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड पे वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो 1 इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में नापते हैं हम, वोल्ट पर मीटर में। अगर हम ई वोल्ट पर मीटर में इतनी वेलोसिटी, तो 1 वोल्ट पर मीटर में कितना, इसको इसी से डिवाइड कर दो, कितना आ गया कि 1 वोल्ट पर मीटर में उसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो इतनी आएगी। वेलोसिटी जो आएगी, जितना वो मूव करेगा, और यही मूव क्या है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जिसको हम म्यू से दिखलाते हैं। ये म्यू ऐसे करके बनाना, ग्रीक सिंबल है म्यू। तो यही चीज़ क्या बताता है इसका, मोबिलिटी। ये अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग, 1 की जगह पे 2, 18, 100, तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ और, अगर हम 2 मेटल को लेते हैं, एक ये दूसरा ये, दोनों में हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर उतना यहाँ पर, तो क्या इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम रफ्तार से मूव करेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पर, इससे भी ज़रूरी, जो ये E था, V डिवाइडेड बाय L, और चलो एक इसको E अगर लिख के चलते हैं, इतना। और हमने करंट के फॉर्मूले में भी देखा था, क्या फॉर्मूला था करंट का, उसमें जब ये इंक्लूड हुआ था, तो उसमें जब आया था ये, तो इस तरह से था कि I इक्वल्स टू
यहाँ से अगर निकालना चाहें तो ये भी आ जाएगा, उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे पता लग जाएगा। आप ये देखोगे कि मोबिलिटी जो है ना वो मटेरियल पर भी डिपेंड करती है, कि अगर मटेरियल में कुछ एटम पास पास हुए तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल नहीं पाएगा। क्योंकि एक चीज़ और है, ये ए की जगह पर ये आ गया और टी की जगह पर ये आ गया। हर एटम में जितने भी मैटर हम देखते हैं, सभी मैटर में क्या एटम एक जैसे लगे हों लाइन से, ज़रूरी तो नहीं है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन चलता है, एक एटम यहीं पर मिल गया, टकराकर टाइम खत्म। अगर टाइम कम लगा उसको तो उसकी वेलोसिटी भी हम कम मानेंगे कि ज़्यादा नहीं बढ़ी। ज़्यादा बढ़ने का मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से चलता है यहाँ तक आता है, स्पीड बढ़ रही है 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की 8 की 9 की। अब एक एटम यहाँ पर है, चलना शुरू करता है 1 2 3 खत्म। तो ज़्यादा देर तक वो चला ही नहीं, वो टकरा गया, उसका रिलेशनशिप पीरियड कम है, तो वेलोसिटी भी कैसी मिलेगी, फिर कम मिलेगी। अगर वेलोसिटी कम मिलेगी तो करंट कम मिलेगा, ज़्यादा मोबाइल नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि मटेरियल कैसा है आपके पास, क्या मटेरियल में दूर दूर एटम है कि पास पास है, ठीक है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ये था मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर के बारे में थोड़ा सा, और टेम्परेचर डिपेंडेंस देख लिया हमने, ठीक है।